stream reader, output stream reader, file. These are the non-stream classes of java.io package. We have already checked one program, how to create a file. These are some most commonly used methods from file class. MCQ point of view, मैंने अगर डिस्क्रिप्शन दिया है और पूछा है आपको कि which method is used to do this work, तो आपको आंसर करना आना चाहिए. जो भी वर्क दिया होगा, फॉर एग्जाम्पल which of the following method returns the name of the file or directory denoted by its abstract path name. मतलब अगर आपने उसका पाथ नेम दिया होगा तो उस पाथ नेम पे कौन सा फाइल स्टोर है, टू गेट द नेम ऑफ दैट फाइल वी यूज गेट नेम मेथड. क्रिएट न्यू फाइल, to create a empty file we use this create new file method. And again if the given file is not exist, then only this will create a new file, otherwise it will return false. ये भी याद रखना है कि this create new file method can throw IO exception. Next, rename to. If you want to rename any file, you can use rename to. याद रखना है it's a method name, so camel casing follow होगा. delete हमने कल भी प्रोग्राम में देखा था. if you want to delete the existing file at the given path name, आपने जो भी डायरेक्टरी स्पेसिफाई किया होगा, आपने जो भी पाथ नेम मेंशन किया होगा, उस पाथ नेम पे जो फाइल है वो अगर डिलीट करना है, पाथ नेम और नेम ऑफ द फाइल यू हैव प्रोवाइडेड, देन टू डिलीट द फाइल वी यूज डिलीट मेथड. ये भी याद रखना है कि क्रिएट अ न्यू फाइल, रीनेम टू, डिलीट, ये सबका रिटर्न टाइप बुलियन है. मीन्स अगर न्यू फाइल क्रिएट होगा देन इट विल रिटर्न अ ट्रू. अगर उस नेम से कोई ऑलरेडी फाइल एग्जिस्ट है तो ये न्यू फाइल क्रिएट नहीं होगा, तो इट विल रिटर्न फॉल्स. रीनेम टू में भी रीनेम करने के बाद वो अगर यूनिक नेम है तो ही वो रीनेम पॉसिबल होगा. और रीनेम हो, अगर आपका फाइल रीनेम हो गया देन ओनली इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स. एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी, एग्जिस्टिंग फाइल अगर गिवन डायरेक्टरी पे एग्जिस्ट है और डिलीट हो रहा है देन ओनली इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स. तो ये याद रखना है सबका रिटर्न टाइप क्या है. गेट नेम मीन्स इट्स अ नेम ऑफ योर फाइल, तो नेम ऑब्वियसली स्ट्रिंग होगा, तो इसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है. कैन रीड मेथड इज यूज्ड टू टेस्ट वेदर द गिवन एप्लीकेशन जिसपे आप ये प्रोग्राम रन कर रहे हो दैट कैन रीड द गिवन फाइल. आपने जो भी फाइल डिनोट किया होगा, जिस भी फाइल का पाथ स्पेसिफाई किया होगा, इफ दैट फाइल इज रीडेबल बाय द एप्लीकेशन देन it will return true, otherwise it will return false. Can write method, again same कि if the given application can modify the file में आपको कुछ changes करने हैं, you want to write on that file, then we can use to check whether it is possible, we use can write method. If your application can modify the file, it will return true, otherwise it will return false. आपको ये चेक करना है कि आपने जो भी फाइल नेम दिया है उस फाइल नेम से कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल है. फॉर दैट यू कैन यूज एग्जिस्ट मेथड. याद रखना इट इज नॉट एग्जिस्ट, इट इज एग्जिस्ट. एस है एग्जिस्ट. इफ द गिवन फाइल नेम एट द डायरेक्टरी और पाथ नेम इज एग्जिस्ट, it will return true, otherwise it will return false. Now next is directory method and last one is file method. आपने जो specify किया है path name
वहां पे डायरेक्टरी स्टोर है कि फाइल, दिस इफ यू वांट टू चेक यू कैन यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग गिवन मेथड. We'll check the related programs also. Already we have checked one program ki how to create a file and use the simple methods. ये प्रोग्राम हमने ऑलरेडी कल चेक किया था कि हाउ टू क्रिएट अ फाइल. फर्स्ट इज create a new object of file class. File1 is the object of file class, and while creating this specify the path where you want to store the file. जहां पे आपको फाइल आपका क्रिएट करना है उसका डायरेक्टरी स्पेसिफाई करना है, उसका पाथ स्पेसिफाई करना है कि कहाँ कौन से ड्राइव पे कौन से फोल्डर में आपको अपना फाइल क्रिएट करना है. That you have to specify. Then this create new file will create the new file. लेकिन before creating a new file, it is advisable कि to check whether the file is exist. If the file is already exist, आपने जो भी फाइल नाम दिया होगा और आपने जो भी पाथ स्पेसिफाई किया होगा उस पाथ पे अगर ऑलरेडी वो फाइल एग्जिस्ट है तो वो क्रिएट नहीं होगा. सो first check करो whether it is exists or not. If it is not exist, then create a new file. And ये user के लिए है कि file created. And if it is already exist, create a new file is not possible. Then display the message file already exist. This is the simple program which we have discussed yesterday also. We'll check some more program related to the file methods. एक minute. Yes. Consider this program. For example, आपको आपका ये सारे प्रोग्राम्स आप खुद भी रन करके देखना है. ज्यादा मतलब डिफिकल्टी कुछ नहीं है. सिंपल क्वेरी, सिंपल सिंटैक्स है. सिर्फ आपको पाथ प्रॉपर सिलेक्ट करना है और चेक करना है कि उस नेम से ऑलरेडी कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं है. लेकिन अगर कोई फाइल एग्जिस्ट भी होगा तो भी आपका ये एग्जिस्ट वाला कोड भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है, ये भी क्रॉस वेरीफाई होगा. तो ऐसा भी ट्राई करना कि आपने ऑलरेडी आपके पास डेमो3 नाम का फाइल एग्जिस्ट होगा तो उसी नेम से और एक फाइल क्रिएट करना चेक करो. सो these two lines is to declare file1 as a new object of a class file, and file1 dot create new file, it will create a empty file at the specified position. तो C ड्राइव पे आपका demo3 नाम का एक empty फाइल क्रिएट होगा. नेक्स्ट, आपको अगर उस फाइल को रीनेम करना है तो रीनेम करने से पहले ये याद रखना है कि आप जो भी फाइल, फॉर एग्जांपल डेमो3 को रीनेम करना चाहते हो, बट इट इज एडवाइजेबल टू चेक वेदर दैट फाइल इज एग्जिस्ट ऑन द गिवन पाथ और नॉट. तो उसके लिए आपने ये इफ कंडीशन डाला है कि इफ फाइल 1 एग्जिस्ट देन रीनेम, एल्स डिस्प्ले द मैसेज कि गिवन फाइल इज नॉट एग्जिस्ट, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट. तो इफ अगर ये कंडीशन ट्रू होगा, अगर फाइल एग्जिस्ट होगा, ये अगर ट्रू होगा तो ये ब्लॉक ऑफ अ स्टेटमेंट रन होगा, एल्स सेकेंड वाला स्टेटमेंट डिस्प्ले होगा कि फाइल डज नॉट एग्जिस्ट. ये एग्जैक्टली सेम प्रोग्राम हमारा प्रैक्टिकल में नहीं होगा, लेकिन ये याद रखना है कि मैंने अगर कोई स्मॉल ब्लॉक ऑफ अ प्रोग्राम दिया होगा और उसका आउटपुट क्या है ऐसे पूछा है तो आपको आंसर करना आना चाहिए. आपको प्रोग्राम वर्क कैसे होता है उसका सीक्वेंस भी पता होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एक प्रोग्राम में क्लास स्पेसिफाई किया है, उस क्लास का कंस्ट्रक्टर से स्पेसिफाई किया है, और फिर मैंने आपको मेन मेथड दिया है, मेन मेथड ने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया. ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही पहले ये चेक करना है कि आप जो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो और आपने जो कंस्ट्रक्टर स्पेसिफाई किया है, कंस्ट्रक्टर का पैरामीटर लिस्ट और ऑब्जेक्ट का पैरामीटर लिस्ट मैच होना चाहिए. अदरवाइज
इट विल गिव्स यू एन कंपाइलेशन एरर कि आपका ऑब्जेक्ट जो आप क्रिएट कर रहे हो उस नेम उस ऑब्जेक्ट का कोई भी कंस्ट्रक्टर अवेलेबल नहीं है। अगेन जब भी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा वो मेन मेथड से स्टार्ट होगा, तो जब भी आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा डायरेक्टली आपका एग्जीक्यूशन कंस्ट्रक्टर में जाएगा। अगर आपका ऑब्जेक्ट नेम में आपने जो पैरामीटर का लिस्ट स्पेसिफाई किया है एंड कंस्ट्रक्टर में जो लिस्ट स्पेसिफाई किया है वो मैच हो रहा है, तो अगर ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर है, आपने 2-3 कंस्ट्रक्टर लिखे हैं विद डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट, तो आप अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्ट में आपने जितने पैरामीटर पास किए हैं, पैरामीटर का सीक्वेंस जो भी है वो मैच होके करस्पॉन्डिंग कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और फिर वो कंस्ट्रक्टर रन होने के बाद एग्जीक्यूशन फिर से मेन मेथड में आ जाएगा। तो ये सीक्वेंस आपको समझ में आना चाहिए कि हाउ एक्चुअली जावा प्रोग्राम वर्क्स, तो ही आप आपके प्रैक्टिकल के एग्जांपल्स इजीली सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो प्रैक्टिकल बहुत डिफिकल्ट जाने वाला है। आप जब भी एक्चुअली हमारे सामने परफॉर्म करते थे, आप में से बहुत सारे लोगों को पता है कि आपका लेवल, खुद का लेवल खुद को पता होता है, सी कैसे किया है आपको भी पता है। बहुत सारे लोग ऐसे पास हो गए हैं एकदम 40 पासिंग है तो मिनिमम 40 मार्क्स मिलके भी बहुत सारे लोग पास हो गए हैं। उनको पता है कि उन्होंने कितने सारे प्रोग्राम्स रन करके दिखाए थे, लेकिन वो वहां पे आप एटलीस्ट कंप्यूटर के सामने बैठ के कुछ तो वर्क कर रहे थे, उसके बेसिस पे हम आपको मार्क्स देते हैं। या हमने कुछ क्रॉस क्वेश्चन किया और आपने एक आध आंसर भी सही दिया तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ सॉफ्टवेयर पे वो चांस ही नहीं है। सॉफ्टवेयर पे आप जो आंसर दोगे वो आंसर रिकॉर्ड होगा और आपके मार्क्स भी रिकॉर्ड हो जाएंगे। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, अगर आपको जावा का वर्किंग पता है, तो आपके लिए बहुत इजी जाने वाला है, क्योंकि आपको कुछ खुद का दिमाग नहीं लगाना है। सारे चारों ऑप्शंस आपके सामने होते हैं, आपको सिर्फ करेक्ट ऑप्शन चूज करना आना चाहिए। लेकिन आपको अगर जावा का वर्किंग, जावा प्रोग्राम वर्क कैसे होता है वो ही अगर पता नहीं होगा, तो ये प्रैक्टिकल एग्जाम बहुत डिफिकल्ट जाएगा। अभी भी आपके पास टाइम है, स्टार्ट विद द स्टडीज। सारे प्रोग्राम्स एक्चुअल में आपका ऑलरेडी प्रैक्टिकल का पार्ट आपने फिनिश किया है, लेकिन वो प्रैक्टिकल का पार्ट्स में भी आपने जितने भी प्रोग्राम्स किए हैं, हर एक प्रोग्राम रन करके देखो। अभी तो आपके पास सॉफ्ट कॉपी भी है। कल ही मुझे अस्मिता एंड दिव्या दोनों ने भी फुल पीडीएफ भेजा है। सिर्फ मुझे एक बार वो चेक करना है, फिर मैं आपको बोलूंगी कि टू सबमिट। लेकिन हर एक प्रोग्राम आपके पास रेडी है, आपको टाइप भी नहीं करना है, वो प्रोग्राम सिर्फ रन करके देखना है और फिर समझना है कि हाँ पार्ट कैसे रन होता है। आपको ड्राई रन करना आना चाहिए। अगर प्रोग्राम का वर्किंग पता है तो ही ड्राई रन कर पाओगे और तो ही आप प्रैक्टिकल एग्जाम अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। यस यस मैम। मतलब मुझे जो बोलना है वो मैसेज कन्वे हो रहा है। मतलब अभी तक आपने फर्स्ट ईयर में जो भी प्रैक्टिकल एग्जाम, सी का तो हुआ ही नहीं ना, सॉरी मैं भूल गई कि आपका अलग बैच है। लेकिन डीबीएमएस का भी प्रैक्टिकल याद करो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि सिर्फ टेबल क्रिएट किया, उसमें डेटा भी इंसर्ट नहीं किया था, ऐसे वाले लोग भी आपके क्लास में हैं। लेकिन वहां पे कैसे आप कंप्यूटर पे आके कुछ परफॉर्म करते हो, उसके बेसिस पे आपको कुछ तो मार्क्स मिलते हैं और आप पास हो जाते हो। लेकिन यहाँ ऐसे नहीं होगा, आपके आंसर्स रिकॉर्ड होंगे, आपने जो आंसर दिया है उसी को मार्क्स मिलेंगे। यस तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये, अगर आपको जावा नहीं समझा है। लेकिन जिसको भी जावा का कंसेप्ट क्लियर है कि प्रोग्राम रन कैसे होता है, तो वो आपके लिए इजी रहेगा। यस स्मॉल थिंग्स याद रखने हैं, स्मॉल कंसेप्ट भी याद रखने हैं। यस यस मैम। यस मैम। हाँ, तो मतलब अभी भी ये प्रोग्राम हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, ताकि आपको समझे कि प्रोग्रामिंग का वर्किंग कैसे होता है। एक बार वो वर्किंग स्टाइल समझा तो मतलब कॉमन सेंस है आगे तो, क्योंकि एक्चुअली सिंटैक्स आपको कहीं पे नहीं लिखना है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए। कॉमन सेंस, लॉजिक प्लस थोड़ा सा आपका नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट या लैंग्वेज हेल्प करेगा बहुत ज्यादा।
लेकिन अगर आपको कुछ भी आइडिया नहीं है कि वर्किंग ही कैसे होता है, तो आपको बहुत डिफिकल्ट जाएगा. So back to the point, if this file1 dot exist returns true, then only you enter into the code, into the block of a statement. अब ये block of a statement में हमने क्या किया है, excuse me, वन मोर फाइल, file2, और उसका भी आपने उसका पाथ स्पेसिफाई किया है कि आपको वो ई ड्राइव पे स्टोर करना है. यस, Yes, ma'am. ओके. और नेक्स्ट लाइन क्या है कि file1 डॉट रीनेम टू file2, मीन्स file1 आपका जो भी था उसे रीनेम करना है और उसको न्यू नेम क्या देना है, file2 में जो फाइल है. इफ इट इज ट्रू अगेन, अगर ये रीनेम होना पॉसिबल है तो ही ये रिटर्न करेगा फाइल इज रीनेम. अदरवाइज हमने क्या किया है, हमने और एक इफ कंडीशन डाला है कि file1 डॉट डिलीट, इफ file1 डॉट डिलीट इज ट्रू, फाइल डिलीटेड. मतलब जैसे हमने डीबीएमएस में किया था कि स्ट्रिंग फंक्शन, सारे स्ट्रिंग फंक्शंस एक ही पार्ट में रन करके देखो, या फिर सी में भी किया था कि सारे स्ट्रिंग फंक्शंस एक ही प्रोग्राम में रन करके देखो. तो ये रीनेम वाला ट्राई करना है, फिर फाइल डिलीट होता है क्या वो चेक करना है, एंड देन नेक्स्ट कैन रीड एंड कैन राइट मेथड. इफ दैट file1 अगर यहाँ पे डिलीट हो गया होगा तो कैन रीड भी फॉल्स रिटर्न करेगा एंड कैन राइट भी फॉल्स रिटर्न करेगा. अगर ये फाइल डिलीट नहीं हुआ है तो कैन रीड एंड कैन राइट विल रिटर्न ट्रू. यस, ऐसे सोचो कि मतलब आप थोड़ा दिमाग लगाओ कि file1 को आपने ऑलरेडी रीनेम किया है, तो ये file1 डॉट डिलीट ने क्या रिटर्न करना चाहिए. अभी आपके पास file1 नेम से कोई फाइल एग्जिस्ट ही नहीं होगा क्योंकि आपने file1 को रीनेम किया है. समझ में आ रहा है? ये प्रोग्राम रन करके देखना है तो ही आइडिया आएगा कि ये वर्क कैसे होता है. सो इसका एक पिक लेना है और ये प्रोग्राम एक्चुअल में टाइप करो, रन करके देखो. यस, Yes, ma'am. और एक ये कि ये प्रोग्राम आपने एक बार रन किया, सपोज आपने फर्स्ट टाइम रन किया, तो आपका ये डेमो 3 वाला एक फाइल क्रिएट हो जाएगा. आप सेकेंड टाइम फिर से ये प्रोग्राम रन करोगे तो क्या होगा, हेलो, फिर से सेम नेम से फाइल क्रिएट नहीं होगा ना, वो दिखाएगा नहीं कि होगा. हाँ. तो ये एक बार चेक करना है, नहीं तो मतलब हर बार आपको अगर सेकेंड टाइम फिर से सेम डेमो करके देखना है तो आपको आपका सी आपने जो भी लोग फिर से जाके वो डॉक्यूमेंट डिलीट करना पड़ेगा और फिर से प्रोग्राम रन. जैसे हमने डीबीएमएस में देखा है कि एक कोई टेबल क्रिएट किया, सेम नेम से फिर से टेबल क्रिएट नहीं होता है. सेम मैनर एक ही क्वेरी 2 बार पास करोगे टू क्रिएट सेम नेम से 2 फाइल, फिर से रन करके देखोगे, इट विल गिव्स यू, मतलब ये file1 डॉट क्रिएट न्यू फाइल ये फॉल्स रिटर्न करेगा. सो नेक्स्ट
We'll check one more program. सो इफ यू वांट टू, मतलब आपने कोई एक फाइल क्रिएट किया है, जैसे akash.txt, ये फाइल आपने ऑलरेडी क्रिएट किया है. नाउ यू वांट टू राइट समथिंग इन दैट फाइल. आपको कोई डेटा उसमें स्टोर करना है. इफ फॉर एग्जांपल हम system.out.println, ये करते ही क्या होता है, system.out.println will display your hello world on screen. It will use screen as a destination और स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा हेलो वर्ल्ड. लेकिन अभी ये हेलो वर्ल्ड अगर आपको किसी फाइल में डिस्प्ले करना है, मतलब आप ऐसे अज्यूम करो कि आपने एक एम्प्टी फाइल क्रिएट किया है और उस एम्प्टी फाइल में अगर आपको कुछ डेटा स्टोर करना है, ऐसे सोचो कि ये सिंपल डेमो है. आपने कोई स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर किया है, आपने कोई क्लास क्रिएट किया है स्टूडेंट, और स्टूडेंट का आईडी, नेम, रोल नंबर, ये सब आपको किसी फाइल में एंटर करना है. फॉर दैट यू कैन यूज प्रिंट राइटर. सो क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिंट राइटर. हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया आउटपुट. प्रिंट राइटर आउटपुट इज इक्वल टू न्यू प्रिंट राइटर, और इसे प्रोवाइड करना है आपके फाइल का नेम. नेक्स्ट आउटपुट डॉट प्रिंट एलएन, और ब्रैकेट में आपने जो भी डेटा स्पेसिफाई किया होगा, ये क्या होगा, ये डेटा आपके फाइल 1 में पेस्ट हो जाएगा. मतलब आप जो भी डेटा स्टोर करना चाहते हो, ये डेटा आपका फाइल 1 में स्टोर होगा. ये भी स्मॉल प्रोग्राम है. इसे ट्राई करना कि कोई एक एम्प्टी ट्राई टू क्रिएट अ फाइल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट. पहले ओपन करके देखना कि ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एम्प्टी होगा, बट आफ्टर अप्लाइंग दिस कोड, आपने ये रन करने के बाद आपका ये हेलो वर्ल्ड अभी स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होगा. अभी ये यूज करेगा फाइल एज अ डेस्टिनेशन, और आपका ये डेटा फाइल में स्टोर होगा. ये प्रोग्राम रन होने के बाद फाइल ओपन करके देखना, फाइल में ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा. ऐसे ही अज्यूम करो कि आपको थ्रू प्रोग्रामिंग कोई डेटा फाइल में स्टोर करना है, स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड, एम्प्लॉय का रिकॉर्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स, ये कुछ अगर आपको थ्रू प्रोग्राम अगर आपको फाइल में स्टोर करना है, सेम फॉर्मेट यू कैन यूज. एंड अगेन टू क्लोज दैट फाइल यू हैव टू कॉल द क्लोज फंक्शन. आपने जो भी ऑब्जेक्ट ओपन किया है टू राइट इनसाइड द फाइल, आपको वो क्लोज भी करना पड़ेगा. तो आपने वो क्लोज किया बाय यूजिंग क्लोज फंक्शन. हमेशा याद रखना है, हमने सी में भी देखा था, आप कोई फाइल अगर ओपन कर रहे हो, कोई फाइल अगर यूज कर रहे हो, तो उस फाइल को क्लोज भी करना पड़ता है. या आपने अगर ये नेक्स्ट सेमेस्टर में होगा कि आपने कोई डेटाबेस कनेक्शन किया है, किसी डेटाबेस के साथ कनेक्शन किया है बाय जावा प्रोग्राम, आपको कनेक्शन भी एंड में क्लोज करना पड़ता है. फॉर दैट, मतलब ये क्लोजिंग फंक्शन हमेशा यूज करना ही. सो दिस इज वन स्मॉल प्रोग्राम टू राइट योर डेटा इनटू द फाइल. ये हेलो वर्ल्ड अगर आपको ये डेटा आपको फाइल में स्टोर करना है, हमेशा ये हम स्क्रीन पे डिस्प्ले करते हैं, लेकिन अभी हम ये स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं करेंगे. वी विल स्टोर दिस डेटा इनसाइड द फाइल. am I audible clearly? Yes, ma'am. Okay. Consider one more program. आज के मतलब ये लास्ट वाला पार्ट है आईओ का, तो सारे सिंपल प्रोग्राम्स बचे हुए हैं. एक सिमिलर प्रोग्राम है कि हेलो वर्ल्ड, ये ट्राई करके देखना. आपने जो भी फाइल दिया होगा, तो ये जो भी पाथ नेम दिया है, उस पाथ नेम पे ये फाइल होगा.
एंड अगेन यहाँ पे हमने क्रिएट न्यू फाइल नहीं बोला है, तो आपको ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऑलरेडी क्रिएट करके रखना है और उस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का पाथ यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। अब ये स्पेसिफाइड पाथ पे जो भी आपका टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, उस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में फर्स्ट लाइन हेलो वर्ल्ड टाइप होगा और सेकेंड लाइन 10546 एंड देन क्लोज। यस, तो ये आज ट्राई करना है। मैम बार बार out.println लिखना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि ये आउट क्या है, दिस आउट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिंट राइटर। तो आपको प्रिंट राइटर क्लास तो यूज करना ही पड़ेगा टू राइट द डेटा इनसाइड द फाइल। जैसे हमें कोई अगर स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है तो हम system.out.println यूज करते हैं, क्योंकि out.println तभी होता है सिस्टम का ऑब्जेक्ट। अभी ये आउट क्या है, प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट। और ये प्रिंट राइटर हम क्यों यूज कर रहे हैं, टू राइट द डेटा नॉट ऑन द स्क्रीन बट ऑन द file, inside a file. There is one more way to read or write a data. एक सेकेंड, मेरा बीच का कोई पार्ट स्किप हो गया आई गेस। So now next part is, आपके पास ऑलरेडी फाइल में कुछ डेटा है। आप ऐसे अज्यूम करो कि आपके पास स्टूडेंट का रिकॉर्ड ऑलरेडी फाइल में है, या एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है, या बैंक अकाउंट्स रिलेटेड कुछ रिकॉर्ड है, एंड नाउ यू वांट टू रीड दैट रिकॉर्ड। जैसे हम करते हैं कि प्रोग्राम में कीबोर्ड से एंट्री करते हैं, इंस्टेड ऑफ दैट यूज फाइल एज अ सोर्स। फाइल से डेटा लेना है। यस, कीबोर्ड से एंट्री नहीं करना है कोई भी डेटा। फॉर एग्जांपल एज ऑफ अ स्टूडेंट, तो हम कीबोर्ड से एंट्री करते हैं कि एज ऑफ अ स्टूडेंट, लेकिन वही एंट्री अगर आपको फाइल से लेना है, इफ यू, आपके पास ऑलरेडी किसी फाइल में स्टूडेंट का नेम, एज, रोल नंबर स्टोर है, एंड नाउ यू वांट टू रीड दैट डेटा, हाउ टू डू दैट, इसके लिए ये स्मॉल डेमो है। सो अज्यूम करो कि ये varsha.txt, दिस फाइल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट ऑन D ड्राइव। तो फाइल 1 आपने क्या किया, फाइल 1 इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ फाइल क्लास, और ये होल्ड करता है एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट, नाउ यू वांट टू रीड अ फाइल यूजिंग फाइल इनपुट स्ट्रीम। यूजिंग फाइल इनपुट स्ट्रीम, अगर उस फाइल में आपने जो भी डेटा स्टोर किया होगा वो अगर आपको रीड करना है, फर्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास। तो फाइल इनपुट स्ट्रीम, आपको जो भी ऑब्जेक्ट नेम देना है, यहाँ पे सिंपल FIS दिया है। नेक्स्ट, EOF का मीनिंग क्या है, ये आपने पाइथन में भी देखा होगा, एंड ऑफ फाइल। हाँ, सो ये वाला पार्ट थोड़ा कमेंट में रखना है। नेक्स्ट देखो कि इफ EOF, आपने EOF एंड ऑफ फाइल एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इसका डेटा, और इनिशियली उसको आपने फॉल्स रखा है, while not EOF means what, while end of a file is true, है ना, ये नोटेशन समझा। not end of a file means end of a file is false, तो उसका अपोजिट is true। so while end of a file is true, क्या करना है, आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है इंटीजर बाइट वैल्यू,
और ये बाइट वैल्यू में आप क्या कर रहे हो, FIS डॉट रीड। FIS क्या है, फाइल इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट, एंड इस ऑब्जेक्ट को आपने पास किया है अपना करंट फाइल फाइल 1। अब ये FIS डॉट रीड क्या करेगा, इट विल रीड द डेटा बाइट बाय बाइट, सिंगल सिंगल डेटा रीड होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने हेलो वर्ड अगर दिया होगा तो हेलो वर्ड फुल एक साथ रीड नहीं होगा, बाइट बाय बाइट सिंगल सिंगल वैल्यू रीड होगा, पहले H देन E। यस, Yes, ma'am. हाँ। अगेन किसी को ये डाउट है कि FIS डॉट रीड को हमने इंटीजर क्यों रखा है, अगर हेलो वर्ड होगा और ये मैम इंडेक्स वैल्यू रीड करेगा ना वो? हेलो नहीं, FIS डॉट रीड ये क्या करेगा, आपने जो भी डेटा दिया होगा उसका ASCII कोड रिटर्न करेगा। तो H का जो भी ASCII कोड होगा ये एज अ इंटीजर वैल्यू होगा, वो बाइट वैल्यू में स्टोर होगा। अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में हमने क्या किया है, इसी बाइट वैल्यू का टाइप कास्टिंग किया, मतलब बाइट वैल्यू में आपने जो भी इंटीजर नंबर लिखा है उसका टाइप कास्टिंग कैरेक्टर में किया। मीन्स ये रीड होते वक्त एज अ ASCII कोड रीड होगा, बट जब भी आप डिस्प्ले करोगे उसे कैरेक्टर में कन्वर्ट करके डिस्प्ले करोगे, क्योंकि ये FIS डॉट रीड, ये रीड मेथड आपके डेटा का ASCII कोड रीड करेगा। यस, और ये कब तक करना है, जब तक एंड ऑफ अ फाइल नहीं होता है, जब तक आपका फाइल में आपने जितने भी जितना भी अपना डेटा है वो डेटा रीड होगा, तब तक ये व्हाइल लूप रन होगा। सो दिस इज वन वे टू रीड द डेटा, जितना भी मैंने ये कमेंट में डाला है, दिस इज वन वे टू रीड द डेटा फ्रॉम द फाइल। वन मोर वे इज सिंपल वे कि रीड बाइट बाय बाइट। All of you, please mute yourself. Yes. Am I audible? Yes, ma'am. और बीच में वॉइस डिस्टरबेंस किसका था, क्योंकि यहाँ पे मुझे नोटेशन मतलब आवाज आ रहा था लेकिन नोटेशन नहीं आया। This is one more way to read the data. आपने एक इंटीजर CH क्रिएट किया है,
वाइल लूप में आपने क्या किया है, चेक करो कि वाइल ch इज इक्वल टू fis डॉट रीड नॉट इक्वल टू -1। जब तक fis डॉट रीड का आउटपुट -1 नहीं आता है तब तक ch में वो डेटा स्टोर करो। अगेन ये याद रखना है कि आपका जो भी डेटा होगा, कैरेक्टर भी होगा तो भी एज अ इंटीजर स्टोर होगा। फिर इस ch का आपको टाइपकास्टिंग करना है, कैरेक्टर ch, एंड देन डिस्प्ले करना है, एंड एट द एंड you have to close that file. So we have used FIS, object FIS to open the file, to use the file. तो आपको end में using that object close भी करना है। तो एक ही सिंगल प्रोग्राम में मैंने दोनों वे में डेटा रीड करने के लिए प्रोग्राम दिया है। एक बार ये ऑलरेडी कमेंट में है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा और आपको आउटपुट देगा। सेकेंड टाइम जब रन करोगे तो ये कमेंट में डालना और ये हटा के देखना, दोनों का आउटपुट सेम आएगा कि आपने फाइल में जो भी वो लिखा होगा, हेलो वर्ल्ड लिखा है या आपने जो भी आपका खुद का नाम लिखा होगा, तो वो फाइल से रीड करेगा और स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा। दिस इज हाउ यू कैन यूज फाइल एज अ सोर्स ऑफ द डेटा। फाइल कीबोर्ड से डेटा एंटर नहीं करना है, अपने फाइल में जो भी रिकॉर्ड एंटर किया है, फाइल में जो भी डेटा आपने स्टोर किया है, वो डेटा एज अ इनपुट सोर्स यूज होगा। Is the screen visible? So buffered Yes, input, buffered input stream, ये आपने ऑलरेडी हमने एक प्रोग्राम देखा जिसमें हमने देखा था कि डेटा रीड होता है फाइल से, और डेटा रीड होते वक्त इट रीड्स बाइट बाय बाइट, एक एक बाइट रीड होगा। फॉर एग्जांपल आपने हेलो वर्ड लिखा होगा तो व्हाइल लूप में एक एक वर्ड रीड होगा, HELLO। सो अगर आपने जितना भी डेटा रीड किया है उतनी बार आपका वो डेटा डिस्क को एक्सेस करेगा। फॉर एग्जांपल आपके फाइल में 1000 वर्ड्स है तो 1000 टाइम्स इट विल एक्सेस द डिस्क टू रीड द 1000 बाइट्स। आपके आपने कोई पैराग्राफ लिखा है सपोज आपके फाइल में, और वो पैराग्राफ को रीड करने के लिए 1000 वर्ड्स वाला पैराग्राफ है तो 1000 टाइम्स इट विल एक्सेस द डिस्क।
सो अगर आपको ये टाइम कंज्यूम करना है एंड यू वांट टू रीड द chunk of a data at a single time, you can use buffered input stream, object of a buffered input stream. ये buffered input stream का काम क्या है कि ये बाइट बाय बाइट डेटा रीड नहीं करेगा, ये सिंगल एक्सेस में डेटा रीड करेगा. मतलब इसके पहले हमने जो प्रोग्राम देखा था उसमें क्या हो रहा था कि एक एक वर्ड ये रीड कर रहा था. इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन यूज the class byte buffered input stream, which works as a middleman between file input stream and file. File input stream is also reads the data from the file, but वो byte by byte read होगा, और जितना vast data होगा उतनी बार वो disk को access करना पड़ेगा. So it will take time as well as memory. So to avoid that, you can use buffered input stream. बफर्ड इनपुट स्ट्रीम आपका डेटा एक साथ रीड करेगा. इसका भी एक प्रोग्राम हम देखेंगे आगे. And this is the last part of your input output ki object serialization. What is mean by object serialization? It is the process of converting an object into series of bytes. आपका जो भी object होगा, text है या audio है या video है, जो भी आपका object होगा उसको ये convert करेगा into series of bytes to read or write. So they can be returned to a disk or they can be read from the disk. So converting your object to disk is called as serialization, and again to use that data convert disk to object is known as deserialization. To do this process of serialization, you need to implement serializable interface. ये एक याद रखना है. To add this capability to convert the data into disk, object to disk या disk to object, to do the process of serialization, we need to implement serializable class. एक second. ये मैंने जो आपको बफर रीडर बोला था कि आपका फाइल इनपुट स्ट्रीम क्या करेगा, बाइट बाय बाइट डेटा रीड करेगा. लेकिन अगर आप बफर रीडर यूज कर रहे हो तो वो एक साथ आपका डेटा रीड करेगा. So this is one small demo कि how to read the data by using buffer reader. So we will end here. कल के लेक्चर में रिमेनिंग पार्ट देखेंगे. You all can leave.